पिछले काफी समय से 19वीं शताब्दी से टाइटल सूट चल रहा था, वो और दूसरे केसेस चल रहे थे, उनको उसने जोर पकड़ा और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई रेगुलर शुरू हुई। उस दौरान 30 सितंबर 2002 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऑर्डर किया कि जियोफिजिकल स्टडी की जाए बिना अगर साइट को डिस्टर्ब किए हुए। साइट में ढांचे के नीचे की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए जियोफिजिकल स्टडी की जाए, और उसमें सजेशंस आए कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे आवश्यक हो सकता है, जो काफी कुछ इसके विषय में बता सकता है। तो जीपीआर सर्वे का निर्णय हुआ और उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये ऑर्डर किया कि आप इसको अंजाम दें और जीपीआर सर्वे करवाएं। जीपीआर एएसआई में तो मौजूद नहीं था, लेकिन क्योंकि बहुत ही महंगा इक्विपमेंट होता है, इसको बाहर से बुलाया गया और उसके बाद एक प्राइवेट ने और जीपीआर सर्वे के रिजल्ट 5 मार्च को आए, जब हाई कोर्ट ने ये निर्णय किया जो विवादित स्थल है जिसमें 2.77 लखनऊ बेंच
हमें ये पता चला कि ये इस साइट का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में हो जाता है। 1680 की डेट हमें और इसके अलावा 1900 बहुत सारी डेट्स मिली जो सैंपल के विश्लेषण के बाद साइंटिफिक स्टडीज के दौरान लेबोरेटरी ने हमें डेट्स दी, उनको भी हमने कोर्ट में सबमिट किया, जिससे अयोध्या की एंटिक्विटी का पता चलता है। और उसके बाद 2003 के उत्खनन से बहुत सारे नए तथ्य सामने आए। उसमें जैसा कि कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया था कि जीपीआर के जो एनॉमली अलाइनमेंट्स हैं उनको आप चेक करिए और चेक करके ये बताइए कि मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़ करके या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन को हटा करके तोड़ करके बना था या नहीं। तो वो सारे हमने और उनको हमने कोर्ट को सबमिट किया। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी आम एक्सक्वेशन की बात की का लेआउट वगैरह होता है उसमें थोड़ा हमने चेंज किया और उन जैसे हमने ट्रेन की नोमेनक्लेचर में चेंज किया। 10 मीटर बाय 10 मीटर के जो हमने स्क्वायर्स लिए उसमें 4-4 मीटर के 4 क्वाड्रेंट्स बनाए, जिससे लोगों के मूवमेंट में आसानी रहे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सक्वेशन था जहाँ 20 से ऊपर जो पार्टीज इन्वॉल्व थी केस में, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके आर्कियोलॉजिस्ट, उनके वकील, वो सारे वहाँ मौजूद रहते थे। और उनके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस के लोग, वो हमेशा जो 50 सेंटीमीटर के बॉक्स होते हैं उनको हमने लेकर के 1 मीटर का बॉक्स बनाया है, जिससे हमें सेक्शन ड्राइंग में आसानी हो और हम एक दो बातें मैं और कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। हमें 50 के करीब पिलर बेसिस मिले थे और इन पिलर बेसिस के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कोई जो इसकी एक वॉल थी जिसके ऊपर जिसको फाउंडेशन बनाते हुए मस्जिद खड़ी की गई थी, ये उस वॉल से लग करके 50 जो पिलर बेसिस हैं वो अपने आप में ये सिद्ध करते हैं कि ये कोई कनाती मस्जिद या इस तरह का कंस्ट्रक्शन उसकी मस्जिद के नीचे नहीं था, बल्कि ये किसी बड़े विशाल भवन का को दिखलाता है, जो एक मंदिर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पैलेस नहीं हो सकता, एक मंदिर हो सकता है। और मंदिर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उत्खनन में बहुत सारे आर्किटेक्चरल मेंबर्स, आमलक, कपोतपाली
वैली और दूसरे जो एलिमेंट्स नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड होते हैं, मूर्तियां, वो सारी खुदाई में हमें प्राप्त हुई थी। ये 17 पिलर्स की 5 पंक्तियां थी और इनको देख करके ऐसा लगता है कि लगभग 84 पिलर्स का ये एक विशाल मंदिर था। और इसके साथ साथ एक सर्कुलर श्राइन उसके नीचे मिला था, जो सर्कुलर श्राइन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि 9वीं-10वीं शताब्दी सर्कुलर टेम्पल्स बन रहे थे और यहाँ भी एक प्रयोग किया गया था सर्कुलर श्राइन का, तो यहाँ वो मिला है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बृहद संहिता में वर्णन आता है कि एक मंदिर को 64 हिस्सों में बांटा जा सकता है, तो यहाँ अगर हम इन पिलर बेसिस को ध्यान में रख करके स्क्वायर्स बनाए तो वो भी 64 स्क्वायर होते हैं। तो इसके आधार पे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने एविडेंस कोर्ट को प्रस्तुत किए और हमें खुशी है कि हाई कोर्ट ने इसको माना और बाद में आगे चल करके 2010 हाई कोर्ट ने इसको माना और अभी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मनी जी, आपने बहुत ही डिटेल्ड तरीके में एक्सकवेशन के हर एक पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया है। अब डॉक्टर भुवन जी से अनुरोध करता हूं कि आपकी बात को वो आगे ले जाते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करें। और डॉक्टर भुवन जी। धन्यवाद अंबर जी। जैसा कि मणि साहब ने बताया, मैं मणि साहब के नेतृत्व में उस टीम का पार्ट था और जब हमको ये आदेश मिला इतनी जल्दी में 12 तारीख शुरू किया, कार्य शुरू करने के पहले जो हमने पूरे एरिया को लेआउट किया, जो हमारा पहला होता है ट्रेंचिंग के लिए, तो पहला डिसीजन तो हमने यही किया था कि 10 मीटर की जगह हमने 5 मीटर की ट्रेंचेस ली, जैसा मणि साहब ने बताया। और उसके बाद कार्य शुरू हुआ, जो उत्खनन का कार्य है, धीरे स्लो प्रोसेस में तह दर तह उसको खोदते नीचे चलते गए, डॉक्यूमेंट करते हुए हर चीजों को। और जब हम करीब 90 ट्रेंचेस में हमने काम किया, यानी कि करीब 1440 स्क्वायर मीटर के एरिया को हमने उत्खनन किया और विभिन्न खंडों में जो भी मटेरियल हमें मिलते गए, जो अवशेष यहाँ वहां मिले, तो वो अवशेषों में मोटा मोटा अगर हम कहें कि 90 ट्रेंचेस में जो यानी कि मकानात एक बसावट होने के कोई संकेत नहीं मिले, यानी कि घरेलू घर हो वैसी बसावट होने के अवशेष नहीं मिले पूरे। लेकिन ऊपर से जो 9 कालखंड में इसको पूरा विभाजित किया इसके मटेरियल एविडेंस के आधार पर, उस मटेरियल एविडेंस में हमें पॉटरी मिली, जो कुकिंग वेयर्स होते हैं, जो किचन वेयर्स होते हैं, उस तरीके का कोई एविडेंस नहीं मिला। तो एक ये चीज सबसे बड़ी सामने आती है कि इस जो ये था, इसमें घरेलू मकान, सामान्य घर जैसे मकान बसाहट नहीं थी। यहाँ पे जो कुछ था वो एक पब्लिक आर्किटेक्चर, पब्लिक नेचर का आर्किटेक्चर था। वो उसमें था क्योंकि हम जब नीचे, सबसे नीचे जो तल था हमें मिला, जिसको मैंने बताया कि हम ले जाते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से भी पहले के वहां पे का निर्धारण हुआ है कालक्रम का। तो उत्तर कृष्ण मार्जित पर जो मृदभांड परंपरा है, जिसको NBPW कहते हैं हम लोग पुरातत्व की भाषा में, वो मात्र परंपरा थी, लेकिन एक्सोटिक वेयर था, कुकिंग वेयर हमें नहीं था। और उसके बाद के कालक्रम में जहां से स्ट्रक्चर्स हमें मिलने शुरू हुए, शुंग कुषाण काल के, दीवारें मिली, चौड़ी दीवारें मिली, बड़े के भवन होने के संकेत मिले।
लगातार किसी प्रकार का पब्लिक आर्किटेक्चर की तरफ इंगित कर रहे थे, यानी कि वो सामान्य घरेलू तो एक अच्छा एविडेंस था। बहुत सी ऐसी चीजें हमें अलग अलग कालखंडों की जो सिग्निफिकेंट अवशेष होते हैं, जैसे काल का निर्धारण भी होता है, इंगित उद्धर भी मिलता है, तो उस तरीके के हमें कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते गए। और जब हम शुंग कुषाण पीरियड, गुप्त पीरियड आते हैं, तो हर पीरियड की अलग अलग हर कालखंड की अलग अलग विशिष्ट विशिष्ट कलाकृति वो सीक्वेंस के साथ मिलती है। उत्तर गुप्त ये पूरा कालखंड एक के हिसाब से बताया गया। जहां उत्तर गुप्त काल में जहां हमें एक सर्कुलर टाइम मिलता है, और उसके बाद ये जो कालखंड है जिसको हमने मीडिवल पीरियड कहा, जिसमें हम ये देखते हैं कि जहां हमें वो 50 पिलर के अवशेष मिले, पिलर की संरचना थी कि उसके ऊपर एक बहुत अच्छा भवन निर्माण किया जा सकता है। जो तरीका करना अच्छा था कि ब्रिक बैग्स का एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बीच में कैलक्रीट के स्टोन्स रखे जाते थे, 2 स्टोन्स कैलक्रीट के और चारों तरफ ब्रिक बैग्स जो लेयर्ड ब्रिक बैग्स होते थे, और उनके ऊपर जो फर्श के ऊपर का हिस्सा होता था वहां ऑर्थोस्टैट यानी खड़े हुए पत्थर के पिलर का बेस होता था। ये एक बहुत भवन बनाने के होने वाले पिलर्स की तरीके से थे, जिसको बहुत से लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छे प्रैक्टिकल 50 पिलर्स के अलावा जो साथ में जो हमें फर्श मिली, 50 पिलर्स के साथ में जो एसोसिएटेड फर्श मिली जो अलग लेवल में, वो भी 2-3 तहों में मिली। अब सवाल था हमारा कि जो हमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि क्या whether there was any temple or structure which was demolished and mosque was constructed. तो हमें ये सारे प्रमाण यहाँ मिलते गए। इस कहीं पे भी सामान्य नहीं थे, बल्कि ये जो पब्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, मंदिर हो या कुछ और किसी और नेचर के हो, उसके बाद में जो 50 पिलर्स की संरचना मिलती है। 50 पिलर के साथ हमें जब एसोसिएटेड बाहर इसकी तरफ उन 50 पिलर के लेवल के साथ में लगा हुआ ब्रिक्स का, ईंटों का फर्श मिलता है बना हुआ, और उस फर्श के बीच में जो हमारी संरचना जो जैसा बताया अभी 50-17 लंबाई और 5 रो की जो हमें ये मिली, उसके सेंटर पार्ट में कहीं एक बड़ा सा गड्ढा मिलता है जो केंद्र में होता है, और जहां पे अमूमन वाहन स्तंभ या ध्वज स्तंभ मंदिर में लगता है, वो एक सेंट्रल पार्ट में मिलता है। ये इंगित करता है कि यहाँ पे जो ये बड़ा भवन था 50 खंभों के साथ में, वो एक मंदिर था, वो एक साक्ष्य उसके साथ में उपलब्ध है। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग जो राम चबूतरा की बात आती है, जो इतिहास में भी हमें जो इसके ऊपर है वो मिलती हैं। तो राम चबूतरा कोई काल्पनिक नहीं है, जो काफी पहले से राम चबूतरे का एग्जिस्टेंस माना जाता है, और वो राम चबूतरा भी हमको खनन में बहुत विस्तृत तौर पे मिलता है, जिसको दो बार उसका आकार में विस्तार किया गया, और इतना सॉलिड स्ट्रक्चर ये बनाया गया था राम चबूतरे का, जिसमें कई लेयर्स में पत्थर और चूना, सुर्खी चूने के मसाले से ये कई लेयर्स में बनाया हुआ स्ट्रक्चर था, जो हम राम चबूतरा के नाम से जानते थे। लेकिन जब हमने इसको खनन किया तो हमें ये बहुत नीचे तक मिला, और इसको बनाने के लिए काफी बड़ा एरिया प्रयोग किया गया था, जो विवादित ढांचे के एकदम बाहर की तरफ ही था।
और जो हिस्से हमें ठीक विवादित ढांचे के नीचे मिलते, उनमें ऐसी संरचनाएं थी जो पिलर बेसिस के ऊपर ही, और जो पीछे की दीवार जो मणि साहब ने भी जिक्र किया था, जिसका करीब 50 मीटर से ज्यादा लंबी दीवार जो हमें मिली, उसके और साथ उसके आधा उसके ऊपर और आधा इन पिलर बेसिस के ऊपर वो स्ट्रक्चर की दीवारें खड़ी हुई थी। तो ये बहुत अच्छे ऑडियो बंद हो गया। आदित्य जी कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। भुवन जी से संपर्क हमारा टूट गया है। राहुल जी लाइन पे हैं क्या? भुवन जी से संपर्क हमारा कर गया है, तो अभी इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अगले सेगमेंट की ओर लेके चलते हैं। शुभेंदु जी के साथ आप शुरू करना चाहेंगे राहुल जी? माइक ऑन कर दो। हाँ, अब आवाज आ रही है? Now I would like to request शुभेंदु लॉयर ही सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस में ऑफिशियली जो पार्टी थे रामलला विराजमान, उनकी तरफ से शुभेंदु एक लिस्टेड लॉयर थे, तो आई वुड रिक्वेस्ट शुभेंदु टू स्टार्ट ऑन हिज टॉपिक। शुभेंदु। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद अंबर और न्याय प्रो बोनो। मेरा जो जुड़ाव है इस केस से वो लड़ाई से ही है, कानूनी लड़ाई से। मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं था कि मैं मूवमेंट का पार्ट बन सकूं, क्योंकि शायद जब मूवमेंट अपने चरम पे था तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। बट मेरा इस केस राम जन्मभूमि केस से अनऑफिशियली कहें तो जुड़ाव 2013 से है, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर का, और मिस्टर विक्रमजीत बैनर्जी जो अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका ऑफिस ज्वाइन किया एज एन इंटर्न। और चूंकि वो हाई कोर्ट से ही लगे हुए थे इस केस में, और अभी प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद को असिस्ट करते थे वहाँ हाई कोर्ट में, तो और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल हुआ था अपील, उसमें भी उनका काफी रोल था। तो इसके चलते उनके साथ काम करने का मौका मिला। और फिर मेरी पढ़ाई जब खत्म हुई 2017 में, तो तब तक एक्चुअली राम मंदिर का जो केस था वो मूवमेंट में आ चुका था, क्योंकि जस्टिस केहर ने ये 2016 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें डिवोटीज के राइट्स को और दर्शन को लेके और उनके राइट्स और मैनेजमेंट वगैरह एप्लीकेशन थी, जो 2017 में मोशन में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि एक कोर्ट में ये कब से चल रहा है। तो 1528 से लेकर और 2019 नवंबर तक तो ब्रिटिश टाइम पे कोर्ट में भी लड़ाई होती।
मुअज्जिन थे उस मस्जिद के, उन्होंने मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई, बोली इसलिए कि इनको हटाया जाए क्योंकि ये यहाँ पे बैठ के पूजा करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद एक्चुअली इसी टाइम पे पहला ऑफिशियल कोर्ट इंटरवेंशन शुरू हुआ था। उससे पहले की जो लड़ाइयाँ थी वो कोर्ट इंटरवीन या गवर्नमेंट इंटरवीन लड़ाइयाँ नहीं थी। उसके पहले की जो लड़ाइयाँ थी वो कम्युनिटी की लड़ाई थी। 1856-57 में इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे उस एरिया को दो पार्ट में इनफैक्ट बांटा गया था, जो कि एक बहुत बड़ा इशू ऑफ कंटेंशन भी था। वो था इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड। इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड को अलग अलग करने के लिए एक आयरन ग्रिल बनाया गया, आयरन रेलिंग बनाई गई, जिससे अधिकार दिया गया कि इनर कोर्टयार्ड में जो मुस्लिम ग्रुप है वो जाके अपना प्रेयर कर सकेगा और आउटर कोर्टयार्ड में हिंदू अपना प्रेयर कर सकेंगे। अराउंड द सेम टाइम एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि 1858 में एक निहंग सिख आते हैं और अपना झंडा लगा देते हैं उस कोर्टयार्ड में, और वहाँ पे बैठकर वो भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे फिर सिख लोग आना शुरू कर देते हैं। 10-12 उनके जानने वाले या उनको फॉलो करने वाले करीब 15-20 सिख आते हैं और वो वहाँ बैठना शुरू कर देते हैं। तो इनफैक्ट वो एक जो एरिया होता है वो हिंदूज और सिख्स ने कैप्चर कर लिया था। तो इसके बाद कोर्ट में ये पहली लड़ाई शुरू हुई थी 1856 में, जो कि चलती आई। 1883 में इनफैक्ट राम चबूतरा के ऊपर कैनोपी बनाने का इन लोगों ने कैनोपी बनाया था, जिसको मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे हटाना पड़ गया और उसमें कोर्ट का फिर इंटरवेंशन हुआ था। तो ऐसे लड़ाइयाँ चलते रही थी। कोई बहुत विस्तृत बृहद कोर्ट केसेस नहीं थे, लेकिन ये चलते जा रहे थे। एक इंसिडेंट और था जो 1934 का था, जिसमें हिंदू ग्रुप्स ने जाके और एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो था स्ट्रक्चर का उसको डैमेज कर दिया, क्योंकि उससे पहले शायद एक काउ स्लॉटर का इंसिडेंट आया था और उसके चलते हिंदूज वहाँ पे जो थे वो बहुत आउटरीच हो गए थे और वो जाके उसको स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। उस टाइम पे the British government imposed a fine of 84,000 rupees at that point in time, और वो फाइन जो था वो on the Hindus of Ayodhya, which was paid solely by one she was a family, and she paid it on behalf of all the Hindus. इंडिपेंडेंस के बाद जो आज हम केस सुन रहे हैं 1950 का केस है।
जो भक्त होते हैं श्री राम के, उनका नाम होता है गोपाल सिंह विशारद। वो 1950 में पहला सूट फाइल करते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो सिटी मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, फाइल करते हैं और कहते हैं कि ये अधिकार उनसे दर्शन करने का अधिकार न छीना जाए और कपाट बंद ना हो। तो वो जो कपाट है जिसके थ्रू आप दर्शन कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं, वो बंद ना हो। तो ये पहला सूट फाइल हुआ था जिसको OS नंबर 1 ऑफ 1950 हम लोग रेफर करते आए हैं। ये पहला सूट था जो गोपाल सिंह विशारद ने फाइल किया, कंटिन्यू टिल दूसरा सूट। और चूंकि ये भक्त होते हैं, इसलिए इनको पूजा का अधिकार और पूजा करने का अधिकार। सब्सिक्वेंटली जब इसमें ऑर्डर पास होता है तो सब्सिक्वेंटली कुछ साल बाद 1959 दिसंबर 1959 ये अपना सूट फाइल करता है। पूजा करने का अधिकार को मैनेज करने का अधिकार भी उनका है। ये सूट होता है निर्मोही अखाड़ा का OS नंबर 3 ऑफ 1959 जो करता है। तीसरा होता है वो 1961 में जब होता है और यूपी सेंटर वो फाइल करता है 1961 में इसलिए इसको ओन करना और मैनेज करने का इसको पूजा हो रही है या और इन द हैंड्स ऑफ ये उनका 1961 सूट है। Then we should take up this matter और हम इंटरव्यू करेंगे, हम इसमें तो न्यास का 80s में 83 84 में जो ये संकल्प लेता है कि राम जन्मभूमि हमें बनानी है और उसके लिए पब्लिक मूवमेंट शुरू करना है। पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ, ऑल इंडिया पैन इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके चलते गांव-गांव में बात की अलग जगाई गई डोनेशंस के लिए, ईंट के लिए, और वो जो फोटो कि हम वो जो एक चित्र है जिसकी हम बात करते हैं कि मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, मंदिर कैसा दिखेगा, जो सोमपुरा जी की ड्राइंग है, वो घर घर में गई। लोगों को पता चला कि हाँ, राम जन्मभूमि जो होगा उस पे ऐसा मंदिर बनेगा, जो है उसके ऊपर ऐसा मंदिर बनेगा और हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो पब्लिक कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा इन व्हाट एवर स्मॉल वे, वो हर परिवार से ₹1.25 लेके आना था और ऐसे कर ये सारी मूवमेंट पब्लिक मूवमेंट हुई थी। अराउंड 87 इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे LN सिन्हा, लाल नारायण सिन्हा, जो रिटायर हो चुके थे और अपने घर पटना में रहते थे। 87-88 की बात है, when the functionaries of विश्व हिंदू परिषद went to LN सिन्हा। और चूंकि राम जन्मभूमि मूवमेंट में उससे पहले कांग्रेस के कई बड़े लीडर जुड़ चुके थे, जैसे गुलजारी लाल नंदा आ गए थे, अपने मुरादाबाद के एक ये थे दाऊदयाल खन्ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम वो स्टेज पे सबके सामने संत सभा में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि हम मंदिर बनवाएंगे तीनों जगह पे, ये हमारा प्रतिज्ञा है। तो इसको लेके कांग्रेस के काफी लोग भी जुड़ चुके थे इसके साथ। उन्होंने सब्सिक्वेंटली दे लॉस्ट देयर मेंबरशिप विद द कांग्रेस एंड दे लॉस्ट ऑल द
approached Ellen Sinha, who was constitutional Indira Gandhi के constitutional advisor थे, solicitor general थे, और उन्होंने बताया कि इसकी लड़ाई का solution नहीं करना होगा। as the devotee argument है, strong claim है, सबसे strong claim किसका है? सबसे strong claim उसका है जमीन है, जमीन किसी है जो रह रहा है, जो रह रहा है, किसी का वो है, भगवान श्री राम active legal role first played by the फिर ये केसेस चलते रहे। सब्सिक्वेंटली 89 जुलाई 1989 में बोलता है कि जो पुराने जो पहले सूट है जो थे और सेंट्रल वर्क्स बोर्ड फाइल किया था और फाइल किया था, इन तीनों को करके और हाई कोर्ट वुड हियर दिस केस पावर ओरिजिनल केस और ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। जैसे सिविल सूट में ट्रायल होता है वैसे ट्रायल कंडक्ट होगा और इसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, एविडेंसेस के ऊपर वेरी अनयूजुअल फॉर a high court to do, but high court assumed the power of a district trial court और ऐसा ये हाई कोर्ट ने पास किया था। श्री राम लला विरान का जो केस फाइल हुआ था वो उनके नेक्स्ट ने फाइल किया बिकॉज ऑफ ही इज अ परपेचुअल माइनर, तो माइनर ऑब्वियसली कैन नॉट कंटेस्ट केस। देवकी नंदन अग्रवाल जी उन्होंने he was the next best friend who fought इसमें उसके बाद 1992 में the disputed structure was brought down, politically the entire thing changed, legally बहुत चीजें चेंज होने लग गई 92 के बाद। claims different हो गए in the sense कि criminal cases शुरू हो गए, the whole civil suit property dispute एक ही बार अचानक property dispute के साथ साथ एक criminal नेचर का भी उसमें ये और उसके बाद presidential reference आया 1993 में जिसमें president asked the Supreme Court of India, the judges of the Supreme Court of India, whether क्या उस जमीन के नीचे जिस जमीन के पे जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया है, क्या उस जमीन के नीचे पहले कोई हिंदू टेंपल था या नहीं था।
ये क्वेश्चन था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस क्वेश्चन को रिटर्न कर दिया रिस्पेक्टफुली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, स्टेटिंग द रेफरेंस इज रिटर्न्ड रिस्पेक्टफुली अनआंसर्ड. Such was the nature of the question, or such was the nature of the case, that even Supreme Court did not answer the question whether there was something beneath the surface over which the disputed structure stood. इसके बाद थोड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए। वो 1993 में बीजेपी व्हाइट पेपर लेके आई अयोध्या के ऊपर। उसके बाद मीनवाइल इस 1993 का जो रेफरेंस था वो क्लब हो गया, और इस्माइल फारूकी ने सूट फाइल किया था। वो इस्माइल फारूकी केस वाज हर्ड, और the most important things that came out of Ismail Faruqi judgment 1994 में वो ये था कि जजेस ने बोला कि mosque is not central to Islam, so to offer your prayer आपको एक mosque की जरूरत नहीं है। Mosque is just a place for congregation. It is not a place of religious significance. It is not central to the tenets of Islam. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, रिकॉर्डेड था जजमेंट में, और ये आगे चल के बहुत बड़ा इशू बना। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर काफी टाइम वेस्ट भी हो गया सिर्फ एक इस क्वेश्चन को लेके। और जो सेक्शन 3 था अयोध्या एक्ट का, जिसके अंडर एक्वायर हुआ था जमीन, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में जो केस जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था, which subsequently became an act, the acquisition of certain areas in Ayodhya Act 1993, उसको उस एक्विजिशन को जो 67 एकर्स ऑफ लैंड था जिसको गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रिसीवर के हाथ में दे दिया था, उसको वैलिड ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। Instead of handing it over to the Muslim parties, it affirmed the action of the government कि सेक्शन 3 में इसको एक्वायर करके 67 एकर्स ऑफ लैंड और रिसीवर के हाथ में दे दिया गया, और स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर पास हुआ। दिस वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में केस शुरू हो गया था, और इस बीच में जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 का ESI रिपोर्ट जो है वो दोनों सर लोगों ने तो बताया ही कि रिपोर्ट में क्या था, एक्सकवेशन में उन्होंने क्या फाइंडिंग्स थी। मैं उसके बारे में बोलना मेरा उचित भी नहीं रहेगा, और मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं है जितना आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो ESI रिपोर्ट उसके बाद फिर सबमिट हो गई कोर्ट में। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट 2004 के बाद पावर में आई तो उसने लिब्राहन कमीशन का गठन किया। लिब्राहन कमीशन का काम था इंक्वायरी, इट वाज एन इंक्वायरी कमीशन इनटू द डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर दैट वाज बाबरी मस्जिद। इस कमीशन ने कई हजार पेजेस का एक डॉक्यूमेंट निकाला जो कि पार्लियामेंट में कभी टेबल नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने पढ़ा नहीं कि क्या है उसमें। बट द कांग्रेस गवर्नमेंट कुड नेवर गैदर द करेज to table that inquiry commission report in the parliament. It just could not table it in the parliament, and अब उसका कोई relevance भी नहीं रहा। इस बीच में कई बार क्वेश्चन हुए कि भगवान राम थे या नहीं थे, अयोध्या उनकी है या नहीं है, these things were there, but एक जज, मुस्लिम जज थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने जफरयाब जिलानी साहब से, जो कि मुस्लिम पक्ष के लॉयर थे, उनसे पूछा कि आपको ये मैटर सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सॉल्व क्यों नहीं करना है, बिल्कुल करना है। उन्होंने बोला कि देन नोबडी शुड क्वेश्चन द वैलिडिटी एंड एक्सिस्टेंस ऑफ लॉर्ड राम, तो दैट क्वेश्चन शुड बी, तो और आप अभी इसको एफिडेविट पे दे दो तो हो, तब होगा। सो मुस्लिम पार्टीज ने एफिडेविट पे लिख के दे दिया कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन द
existence or validity of Dr. Ambedkar. With regard to the dispute with regard to this continued the place, but उसको लेके कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया और 30 सितंबर 2019 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको 3 पार्ट्स में बांट दिया पूरे जमीन को। सिग्निफिकेंटली ये जो केस था, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था टाइटल का। ये पार्टीशन सूट था ही नहीं, तो जब पार्टीशन सूट था ही नहीं तो पार्टीशन कैसे हो सकता है? ये टाइटल सूट था, या तो हिंदू को जाता या मुस्लिम को जाता या गवर्नमेंट को जो मर्जी या गवर्नमेंट के हाथ में एज अ रिसीवर चला जाता। लेकिन पार्टीशन करना वाज अ वेरी व्हाट इज in popular parlance is called a panchayati justice. It was more like a panchayati justice, like a very sound judicial order. Of course, ये partition हो गया था और more significantly land itself is a not partition. इस बात को लेकर position of
and that the Ram Janmabhoomi इसमें डिसेंडिंग में था क्योंकि दो coming back to the league one, what major points that was central to Hindu faith and hence is it sacred? ये क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन था एडवर्स पोजीशन का कि क्या जो
प्रॉपर्टी थी ऑब्वियसली पोजेस थी मुस्लिम के द्वारा, और ये भी क्योंकि काफी सारे मुस्लिम्स को दिया था और क्वेश्चन था जिसका क्या एक जीटी जो जुरिस्डिक्शन है क्या वो वैलिड कर सकता है, और है तो ये क्या ये वैलिड कर सकता है, दूसरा कि कैन द लैंड इटसेल्फ बी अ जुरिस्डिक्शन और नॉट। ये इश्यूज थे, इश्यूज के ऊपर हमारे ब्रीफ जो सबमिशन 25-26 दिन हमारे उसमें मैं बता दूं कि हमारे सबमिशन थे कि राम जन्मभूमि और रामलला विग्रह दोनों ही पसंद है, और उनका दूसरा आर्गुमेंट हमारे तीसरा है कि the place has a particular significance in the Hindu religious order. So it has been established by one composite whole. The railing set up in 1856 and 57 did not either bringing division of the property. 1856-57 में जो railing set up किया गया था by corporation, वो और इनफैक्ट वो जो 0.303 एकर्स हैं जहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे वो मॉस्क खड़ा होता था, वो इनफैक्ट वो इट इज अ कंपोजिट होल एंड हेंस इट इज वन प्रॉपर्टी व्हिच शुड बी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पार्टीज. The Sunni Central Waqf Board was not established, has not established its case by dedication by a user. अब मुस्लिम थॉट में ये होता है कि वक्फ में आप प्रॉपर्टी तभी एक मॉस्क या कोई प्रॉपर्टी आप तभी होता है वैलिड होता है जब वो कोई डेडिकेट किया रहता है. जैसे मैंने एक मॉस्क, अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैंने एक मॉस्क वो कर दिया क्योंकि इसका कोई डेडिकेशन नहीं था वक्फ के नाम पे, तो इसलिए इसका ये वैलिड नहीं था.
और हिंदूज के फेवर में सबसे जो फेवर में बात आई थी वो था कि एक्सक्लूसिव और अनइंटरप्टेड पोजीशन रहा है इस प्लेस में। चूंकि आउटर कोर्टयार्ड और इनर कोर्टयार्ड का इशू सॉल्व हो गया था कि ये पूरा एक कंपोजिट होल है, तो अगर आप आउटर कोर्टयार्ड पे भी अपना क्लेम हमेशा से सतत मेंटेन किए हुए हो, इसलिए ये हिंदूज के फेवर में गया कि चूंकि इन्होंने अपना क्लेम कभी छोड़ा नहीं था, इसलिए ये कंटिन्यूड पोजीशन में थे। और मुस्लिम्स ये भी कभी डिस्प्रूव नहीं कर पाए कि 1856 से पहले जो पहला डिस्प्यूट हुआ था कोर्ट में, उससे पहले कभी हिंदूज ने कोई वहां प्रेयर करना छोड़ दिया था। हिंदूज हमेशा से वहां प्रेयर करते आए थे, जो कि आपको उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मिलेंगे, उस टाइम के ट्रैवलर्स के और गेजेटियर्स के रिकॉर्ड में, टाइफन थेलर और नेविल के रिकॉर्ड्स में, कि हिंदूज वहां पे हमेशा से प्रेयर्स करते आए हैं। तो एक ये भी ये भी कोर्ट ने हो गया। Muslims were not able to show the position of exclusive possession of the courtyard. हमेशा वहाँ पे जाके उसको including the of 1949 ये सारे ऑपरेशंस से सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट हिंदू से फेवर किया और ये ट्रस्ट करना चाहिए जो कि इस टेंपल कंस्ट्रक्शन काम करेगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, और को और स्पेशल पावर रिमूव करके मुस्लिम्स को फायदा करना है अयोध्या के पास। तो ये टोटल हिस्ट्री है, लीगल हिस्ट्री है। थैंक यू शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही डिटेल तो हमें शायद ही किसी जितना डिटेल आपने इस पूरे केस का वर्णन किया है, तो मैं आपका धन्यवाद चाहूंगा कि आपने किया है। अपने 2 मिनट कोई चीज से सकता हूं कि हमारे
बढ़ेंगे, तो उस टाइम पे वो चीज को आगे और 92 से लेके काम पूरा राजस्थान के वर्कशॉप्स में, अयोध्या में कार्य जो क्षेत्र था उसमें चला। फिर हियरिंग्स के बाद होता गया काम और फिर तक चला, और ये उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद ये पूरा चीज वापस रिट्राइव हुआ। लेकिन सभी लोगों की ये आस्था थी कि जब 92-93 के बाद ये जो टेम्पल का मॉडल जो है, जो फोटोग्राफ्स के हिसाब से वीएचपी ने पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व भर में जो एक दिया गया था, उसको ज्यादा चेंज न करते हुए इसका आगे कैसे उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि 89-90s में जो टेक्नोलॉजीज थी, जो चीजें थी, उसके हिसाब से वो चीज बनी हुई थी। लेकिन टेम्पल्स आप कैसे भी देखें, पुराने जो सालों सदियों पहले बने हुए हैं, उसमें भी वही चीज है जो सिर्फ शास्त्र के हिसाब से बनते हैं, उसी हिसाब से बनते हैं। जिसमें अगर आप देखने जाए तो, जैसे मैं बताऊं, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो दिस इज द मोस्ट प्रोपोर्शनेट स्केल एंड प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसके सारे डायमेंशंस जो हैं वो एक गर्भगृह से जुड़े हुए होते हैं, पूरे हाइट से लेके पूरे जो डायमेंशंस है वो। और आप सभी लोग इतने जगह मंदिरों में, पुराने मंदिरों के साथ में सब जगह पे गए हुए हैं, कभी आपने इतना कोई मंदिर को बड़ा नहीं देखा है, उसका कैंपस बड़ा होता है। कैंपस इटसेल्फ इज ऑलवेज ऑन अ प्रोपोर्शनेट स्केल डिजाइन। उसका जो कैंपस होता है वो हमेशा बड़ा होता है सारा। तो उस हिसाब से, और जैसे हम लोग जानते हैं कि राम लल्ला की मूर्ति वहां पे विराजमान होने वाली है गर्भगृह में, तो उस हिसाब से उस टाइम पे भी वही गर्भगृह का साइज सोचा गया था कि राम लल्ला जी की मूर्ति में 50 फुट के राम लल्ला की मूर्ति गर्भगृह में रखूंगा, वो राम लल्ला जी लगेंगे। बहुत सिंपल सी एक आर्किटेक्चरल और विजनरी चीज है। तो जो पापा ने सोचा कि राम लल्ला की मूर्ति भी होगी तो उस हिसाब से स्केल प्रोपोर्शनेट में होगी, तो जो गर्भगृह का साइज है वो उस हिसाब से रखा जाए। और फिर भी उस टाइम के हिसाब से भी 20 फीट का गर्भगृह आज की डेट में शायद ही इतने बड़े गर्भगृह के मंदिर आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। तो दैट वाज नॉट एट दैट टाइम। फिर न्यास का जैसे आगे बढ़ा तो कुछ चीजों में फिर वीएचपी और उन्होंने फिर अगेन दे कॉन्टेक्टेड अस कि अभी आगे कैसे बढ़ना है उसको। तो काफी चीजों की, काफी लोगों के व्यूज, काफी लोगों के मंतव्य आते रहे कि भाई बढ़ाना है, हाइट बढ़ाओ, ऊंचा करो, ये करो। लेकिन हम लोगों का ये सोचना है, अभी तक फॉर्मली कभी हम लोग न्यास के साथ मीटिंग नहीं है अभी तक। उन्होंने दे अप्रोच, दे हैव फाइनलाइज्ड, वी हैव मीटिंग भी हुई, लेकिन न्यास के साथ पूरे के साथ अभी हमारा मीटिंग नहीं हुआ है। लेकिन जब तक बातें सुनने में आती है तब तक आती है कि भी बड़ा चाहते हैं, हाइट बड़ी करो, ये करो। लेकिन हाइट बड़ी करने से कुछ नहीं होता है, फ्लोर एरिया बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। जो आर्किटेक्चरली जानते हो वो चीज जाने, क्योंकि मुझको ग्राउंड फ्लोर पे अगर राम लल्ला तो 10 फ्लोर स्पेस चाहिए। मैं ऐसे हाइट में बढ़ाऊंगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो फ्लोर स्पेस बढ़ाने के लिए हम लोग उसी डिजाइन को रखते हुए आसपास कुछ और मंडप जो सिर्फ शास्त्र के हिसाब से है, हम लोग शास्त्र के हिसाब से कोई अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसी हिसाब से जो कि कैसे वो बढ़ाएंगे, वो चीजें ऑलरेडी डिजाइन में इंक्लूडेड है। अभी देखते हैं कि फाइनलाइज डिजाइन जो है, एकदम से फाइनलाइज जो डिजाइन है वो अभी न्यास के साथ फाइनल मीटिंग के साथ ही बाद में आएगी। लेकिन ये और उस टाइम पे जो था, जैसे आप हर जगह पे देखेंगे कि स्क्वायर गर्भगृह होता है नॉर्मली, उसकी जगह यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑक्टागोनल गर्भगृह रखा गया, क्योंकि ऑक्टागोनल स्पेस इज कनेक्टेड विद द विष्णु भगवान, एंड राम जो है वो विष्णु जी के अवतार हैं। तो वो ऑक्टागोनल स्पेस का गर्भगृह रखा गया है। फिर दूसरी चीज हम लोगों ने काफी जगह पे देखी थी, जैसे सोमनाथ टेम्पल है, अंबाजी टेम्पल है, वहां पे हम लोगों ने कवर्ड, कंप्लीटली कवर्ड, मतलब शानदार प्रसाद बनाया था कि जिसमें कवर्ड स्पेस पूरी प्रदक्षिणा होती है। तो उसमें जब भी ज्यादा भीड़ लगती है, ज्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, तब उसमें आना जाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि वो क्लोस्ट्रोफोबिक स्पेस होती है।
करीबन 4 फीट लंबी और पूरा गर्भगृह का परिक्रमा होता है, तो वो थोड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक हो जाता है और बाद में उस चीज को बंद ही कर देते हैं वो लोग। आप अभी जैसे जाएंगे सोमनाथ मंदिर में जाएंगे, कहीं पे भी बड़े मंदिर में जाएंगे, वहां पे प्रदक्षिणा को क्लोज कर दिया होता है, क्योंकि आप प्रदक्षिणा नहीं कर सकते हो। आपको बाहर से मंदिर को करना है आप करो, लेकिन गर्भगृह की प्रदक्षिणा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मली सब जगह पे क्लोस्ट्रोफोबिक स्पेस हो जाती है, भीड़ की वजह से वो लोग बंद कर देते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस चीज के हिसाब से ओपन प्रदक्षिणा दिया हुआ है। आपने जैसे गर्भगृह के बाहर खुले कॉलम के ऊपर ओपन पूरा कॉरिडोर है, जिसमें आप प्रदक्षिणा कर सकते हो, कि जिससे वो चीज कभी भी बंद ना हो सके, कि भाई हर एक को प्रदक्षिणा का इंपॉर्टेंस है, तो वो हर कोई उसकी प्रदक्षिणा पूरी कर सके, उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। और ये पूरा कंप्लीटली वो जो है नागर शैली में है। देयर आर टू, जो अपने नॉर्थ में, ईस्ट में, उस साइड में जो शैली बरसों से चली आ रही है, उस शैली का नाम है नागर शैली, जो आज से बरसों पहले से प्रैक्टिस में रही हुई है। जैसे हर एक में, साउथ में है वो वैसा शैली है, आदेश्वर शैली है, सब अलग अलग भारतवर्ष में अलग अलग शैलियां डेवलप हुई उसके हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंडीशन और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो अपने भारतवर्ष के इस पार्ट में जो शैली का चलना था वो नागर शैली का है। तो ये पूरा टेम्पल जो है वो नागर शैली के हिसाब से डिजाइन किया गया हुआ है। और इसमें जो है पूरा ऐसे कॉलम्स हैं, इंटीरियर स्पेसिस हैं, वहां पे वी हैव डिसाइडेड टू हैव लाइक तो उस टाइम पे लेकिन सोचा हुआ है, नहीं तो कर शायद आशीष जी की तरफ से कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आशीष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। अगर अंबर जी आपकी अनुमति हो तो भुवन जी का संपर्क हमसे बीच में टूट गया था, तो अगर भुवन जी कुछ अपने बुलेट पॉइंट्स समराइज कर सकें थोड़े में, तो हमें वो चीजें जो इनकम्प्लीट रह गई थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आशीष जी जुड़ गए तो दोबारा से हम उनसे बाकी चीजों को जान लेंगे। भुवन जी। नमस्कार पुनः। बीच में कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं कट गया था, तो मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा जहां से मैं खत्म किया था, जहां से कट गया था वहीं से वापस आ जाऊं। तो जो हम विभिन्न कालखंडों की बात कर रहे थे, नीचे से शुरू होते हुए जो हमें बड़े भवनों के अवशेष मिले थे, बड़ी चौड़ी दीवारें, और जब हम उत्तर गुप्त काल में आते हैं तो वहां पे हमें सर्कुलर सब्सिडरी श्राइन, हम उसको मेन श्राइन नहीं कहेंगे, सब्सिडरी श्राइन, छोटा सा एक उप मंदिर जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक मिला। वो भी खंडित अवस्था में था, लेकिन हमें उसमें मिला, उसमें एक छोटा सा सर्कुलर वृत्ताकार, अंदर उसमें एक चौकोर और उससे कनेक्टेड एक प्रणाल जो कि उत्तर दिशा में जा रही थी। ये एक अपने आप में पूरा इंडिकेशन था कि एक शिव मंदिर रहा हुआ, क्योंकि वो खंडित था, इसलिए वहाँ शिवलिंग जैसी चीज हमें तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये एक प्रमाण मिल गया जो उसमें ईंटों का बना मंदिर उसमें, और उससे जुड़ी हुई एक प्रणाल जो उत्तर दिशा में जा रही थी। और चौकोर जो है योनि पीठ, चौकोर या गोल दो ही आकार में होती है, जबकि किसी और देवी देवता का जो पीठिका है वो रेक्टेंगुलर होती है, चौकोर या वृत्ताकार नहीं होती। तो वो एक इंडिकेशन था कि ये संभवतः शिव मंदिर रहा होगा, जो एक छोटा सब्सिडरी श्राइन है, वो मेन श्राइन नहीं। मेन श्राइन पुनः जो मुख्य मस्जिद जहां बनी थी, जो विभाजित ढांचा जहां था, उस तरफ मेन मुख्य जो बड़ा मंदिर रहा होगा, उस स्तर पे वहां पे रहा होगा। ये एक इंडिकेशन हमें मिला। और क्योंकि हम
जहाँ रामलला विराजमान थे उसके नीचे तो हम नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन एक इंडिकेशन तो पूरा मिल गया कि यहाँ पे मुख्य मंदिर रहा होगा उस उत्तर गुप्त काल का। और उत्तर गुप्त काल के बाद जब हम ऊपर आते हैं 50 खंबे हमको भी मिलते हैं, पिलर बेसिस, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि किस प्रकार से वो बने थे, एक मजबूत बड़े भवन को सपोर्ट करने के लिए वो पिलर्स थे। वो उस लेवल पे जब हम आते हैं तो वो भी लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास का वो काल में आता है और जो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि उसमें कई बार फर्शों को ऊंचा किया गया है। 3 फर्शें हमको वहां मिलती हैं, खंबे वही हैं लेकिन फर्श 3 मिलती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो एक लंबे समय तक वो भवन, वो जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं मंदिर के रूप में, वो मिलता है, क्योंकि उसके साथ में हमें मंदिर होने के और अन्य प्रमाण मिलते हैं। जैसे मैंने बता रहा था उस समय कि एक केंद्र भाग के सामने पूर्व की तरफ जहां हमें ईंटों का एक चबूतरा, एक फर्श मिला था, उसके बीच में एक सर्कुलर एक गड्ढा मिला था, जैसा कि जहाँ पे एक स्तंभ होने की पूरी संभावना है, जो वाहन स्तंभ जिसको हम लोग कहते हैं, या ध्वज स्तंभ, 2 में से कोई एक स्तंभ रहते हैं जिनको जो मंदिर के मुख्य डीटी के सामने लगा जाते हैं, तो वो होने की संभावना थी। वो एक 10वीं शताब्दी का जो हमारा 50 खंबे जिसके हमें मिले उस के सामने की। उसके बाद ये निश्चित रूप से 3-4 फर्शों के साथ में ऊंचा होता हुआ ये जो हमें कालांतर में मिलता है, तो एक बड़ी विचित्र सी चीज है जो पुरातत्व में अन्य स्थलों पे देखने में नहीं मिलती। अगर वो कालखंडों के साथ में लगातार उजड़ती बसती रहती हैं चीजें सब, तो वहां ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती कि इस सतह के ऊपर एक सोलिंग डायरेक्ट उसके ऊपर एक फर्श बनती है। वो फर्श विवादित ढांचे की, और उस फर्श और इस मंदिर की सतह के बीच में कोई और दूसरा अवशेष नहीं। ये एक पुरातत्व की दृष्टि से बहुत अजीब सी, मैं कहूँगा, ये ऐसी एक परिदृश्य है जिसमें इतने वर्षों के अंतराल के बाद भी, अगर हम उसको मान लें कि इतने वर्षों के 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी तक वो की फर्श को माने और उसके बाद के समय में, तो उतने अंतराल के बाद में कोई एक दूसरी सतह पे एक दूसरा संरचना बने और उसके बीच में हमें कोई भी सैंडविच नहीं। ये एक अनूठी चीज थी जो विशेष में होती है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर एक नया स्ट्रक्चर बनाने की प्रयत्न करते हैं, तब ऐसी चीजें सामने आ सकती है पुरातत्व में। लेकिन फिर भी अच्छा, जो हमें अवशेष मिलते हैं इसमें हमें, जैसे हम ऊपर आते हैं 6वीं शताब्दी है उत्तर गुप्त काल के बाद से, तो हमें उस स्थल से दिए, जो मट्टी के बने हुए दिए, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, और अन्य सामग्री, क्योंकि अब यहाँ पे लेवल ऊंचा करने के लिए बाहर से मट्टी लाके इसमें भरी गई है। भारत का जो काम होता है और मतलब फिलिंग के, तो उसमें बहुत सारी अन्य चीजें भी हैं, और जो मिक्स मटेरियल के रूप में, क्योंकि बाहर से खोद के लाई गई चीजें हैं, जिसमें प्राचीन वस्तुएं भी उसमें मिल रही हैं जो उस कालखंड से बहुत पहले की थी। इसमें कुषाण काल की भी चीजें मिल रही हैं, गुप्ता काल की भी चीजें मिल रही, जो कि काल पहले हो चुका है। तो इस प्रकार से पुरानी चीजें भी नई वस्तुओं के साथ मिल रही हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये मट्टी कहीं और से लाके यहाँ फिलिंग किया गया है, ताकि वो फर्श के ऊपर एक लेवल बनाया जा सके। तो ये जो फिलिंग है, फिलिंग अपने आप पे ये डिनोट करती है कि यहाँ पे बसाट तो नहीं है, बाहर से मट्टी लाके डाली गई है, क्योंकि वो मट्टी में पुरानी चीजें आई हैं, साथ में कुछ हड्डी वगैरह भी इसमें आई है, जो अन्य जानवरों की है, क्योंकि उसका विश्लेषण नहीं हुआ। बहुत अधिक हड्डियों की जो जानकारी उससे जुटाई जा सकती है वो उसके नहीं हुए, क्योंकि सारा लॉक एंड की में रह गया। लेकिन इनके मिलने से एक चीज तो स्पष्ट होती है कि यहाँ पे मट्टी लाके बाहर से डाली गई, और उस कालखंड में वहाँ कुछ और भी था सिवाय उस बड़े स्ट्रक्चर्स। तो ये एक अच्छी चीजें आती हैं, और इसी प्रकार से जब वो जो विवाद ढांचा था उसके
उसके ऊपर भी हमें वो जो बना 1528 में बना, उसके बाद से उसके ऊपर फर्श के ऊपर और कोई और डिपोजिशन नहीं मिला, क्योंकि वो सतह जिंदा रही। इसी प्रकार से उसके नीचे वाली सतह भी काफी समय तक जिंदा थी। तो उसके बीच में और विवाद ढांचे के बीच में हमें और कोई चीज नहीं मिली। जितनी भी हमें चीजें मिली हैं विभिन्न कालखंडों से, उसमें मट्टी से जो जैसे उत्तर गुप्त काल में डेकोरेटेड ब्रिक्स होते, वो बहुत काफी संख्या में मिले, जिससे हमें ये कालखंड का भी मालूम चलता है और साथ ही ये भी मालूम चलता है कि कितना जो जो ईंटें इस्तेमाल हैं वो ईंटें चीजें निकली हैं वो सभी अपना एक इतिहास है। तो वो पॉटरी भी मिली, लेकिन वो एक समय, वो कालखंड है जिसमें वो पॉटरी चीन से, ईरान से बन के आती थी और बाद में यहाँ उसका लोकल प्रोडक्शन भी शुरू हुआ भारत में, अन्य जगहों पे बहुत ऐसा मिलती हैं। तो वो उनका क्योंकि वो कालखंड में है, उस कालखंड की चीजें फैशन होती हैं और वो उन स्थल में आती हैं जो जीवंत होती है। भी हमें मिलती है जो संतलत ग्लेशियर है, सॉल्ट ग्लेशियर है, वेयर है, चाइनीज वेयर है, ये सारी चीजें भी कुछ इसके भी हमें उस कालखंड करते हैं। वो कोई डेड लैंड नहीं था जहाँ पे ये मिली, और उसके ऊपर 1528 में हमें ये विभाजित ढांचा खड़ा होता है। तो ये जो पूरा क्रमिक विकास हमें यहाँ मिलता है, कंटिन्यूटी मिलती है, तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं यहाँ पे कि एनडीपी पीरियड से, जिसकी डेटिंग हम देख रहे हैं कि जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से 1100 वर्ष ईसा पूर्व से पहले की हमें डेट्स मिली है, लेकिन लगभग हम उस समय से लेकर 1528 और 1528 के बाद 1993 तक सारी चीजें वहां क्रमवार रूप में मिली, जिसमें
कहीं कहीं पे ये भी एविडेंस मिलता है एक उस ट्रेंच में जहाँ हम 13.5 मीटर नीचे गए हैं, तो वो ऐसी ट्रेंचेस थी हमारी जहाँ हम पूरा 13.5 मीटर तक गए, 13.5 मीटर तक हमें लगा कंटिन्यूटी मिलती गई, निरंतरता है उस स्थल की, इतना प्राचीन स्थल। उसी में एक जगह ऐसा भी है जहाँ पे विशेष एक पत्थर बना दिया गया जिसमें की बात असली शताब्दी में नहीं, शताब्दी बहुत prolific रही है, जहाँ एक छोटा सा पूरा नहीं छुपा है, इसलिए, लेकिन हाँ लिपि के आधार पर हम उसको 10वीं शताब्दी का निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो 10वीं शताब्दी जरूर कोई बड़ा कार्य हो रहा था और जिसके हमें प्रमाण भी मिलते हैं, 50 खंबे हमें मिले, और हो और जहाँ अनुमान है और शास्त्र सम्मत अनुमान है कि 17 पंक्तियों में 5 की 17 पंक्तियों में खंबे मिले थे, होने चाहिए थे। तो एक बड़ा प्रासाद बनता जो मंदिर के रूप में होना चाहिए, और जो खंबे हैं वो भी बहुत सक्षम है एक बड़ी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए, जो मंदिर की। तो इस तरीके के बहुत से प्रमाण हैं जिनके आधार पे हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट बनाई, और यह हमें इंगित करते हैं कि यहाँ पे, और जो विभिन्न कालखंडों में भी जो हमें मूर्तियां मिली हैं छोटी, उसमें भी देवी देवताओं की मट्टी की मूर्तियां भी देवी देवताओं की ही मिल रही, उसमें खिलौने नहीं मिल रहे। यह भी एक विशेष है कि जैसे पॉटरी में बताया था मैंने कि वहाँ खाना पकाने के बर्तन निकले, वैसे ही यहाँ पे हमें जो मूर्तियां मिल रही हैं उसमें खिलौने नहीं मिल रहे, यानी पशु पक्षी की आकृति वाले खिलौने बहुत कम, जिसको बच्चे खेलने के रूप में। इसमें देवी की प्रतिमाएं, मूर्तियां छोटी देवताओं की हैं, सर्प वगैरह इत्यादि की हैं, लेकिन खिलौने नहीं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि निश्चित रूप से ये जन सामान्य का घर नहीं था जो एक सामान्य किसी भी साइट पर मिलता है। निश्चित रूप से ये पब्लिक स्ट्रक्चर्स जैसी कोई चीजें थी, और शुरू से रही। शुंग पीरियड से जहां से हमें स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, वहां से लेकर अंत तक यहाँ सामाजिक एक जो जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहूँगा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पब्लिक स्ट्रक्चर्स, वो मंदिर हो, मठ हो, या कुछ ऐसे ही चीजें हो, वही बनती रही है। तो स्थान की महत्ता अपने आप में एस्टैब्लिश होती है। तो सेकेंडली जो पुरातात्विक सामग्री है वो सबके सामने है, और जो कोर्ट के सामने भी रखी गई, तो यही इन चीजों में इंगित होता है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर कहूंगा कि ये जो उत्खनन रहा है ये अविस्मरणीय रहा है, क्योंकि एक मतलब सामान्य उत्खनन हमारे होते हैं तो हम इसमें आइडेंटिफिकेशन जो करते हैं, आज खुदाई करी, कुछ इसमें अगर ऊपर नीचे हुआ आइडेंटिफिकेशन है तो हमने कल उसको सुधार लिया या एक हफ्ते बाद सुधार लिया। लेकिन यहाँ पे जो कि रिकॉर्डिंग होती थी, जो दिन भर में निकला वो रिकॉर्ड हो जाता था, और रिकॉर्ड होता था, वो रजिस्टर होता था, उसके ऊपर गवाहों के सिग्नेचर होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, उसकी 8 घंटे के कार्यकाल में ही करना है, और सुनिश्चित करना है कि जो हम देख रहे हैं वो सही है। या कुछ भी जो कोर्ट की भाषा में बोलते हैं, लॉयर्स हमारे बेहतर बता पाएंगे, बगैर किसी उसके इसको यहाँ तक पहुंचाना जिससे कि एक सच्चाई की जिसे एक तरीके से एक नियम कायदे के दायरे में रह के जो आपने किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
धन्यवाद भाई। आशीष बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपनी बात पूरी करें आशीष। के हिसाब से हुआ था, तो ये चीजें जैसे अभी चीजें प्रपोज की गई हुई थी, जो भी आपने मीडिया में देखा होगा या बाकी सब चीजों पे देखा होगा, लेकिन अभी के हिसाब से जो अभी के हिसाब से टेक्नोलॉजी है, जैसे लाइटिंग है, लाइट एंड साउंड शो है, या काफी चीजें टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीजें बदल गई है आज की डेट में, तो उस चीज को वही डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करके कैसे बढ़िया से हम लोग उसको, मतलब फर्स्ट ऑफ इस काइंड ऐसा कुछ टेम्पल बनाने का हमारा एक प्रयास है, जो भगवान की दया से अगर न्यास के साथ जब मीटिंग होगी और फाइनलाइज होगा डिजाइन, तो उस हिसाब से ही होगा, वो हम चाहते हैं। जैसे मैं बता रहा कि उसकी कॉलम्स और इंटीरियर डिजाइन में हम लोग ये सोच, उस टाइम पे भी सोचा हुआ था पापा ने भी, और हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि है वो काफी और दूसरी अलग चीजों की वजह से पूरा उसको किया जाए। और उसमें जैसे हम लोगों कि जहाँ पे राम है वहां पे हनुमान जी होना ही चाहिए, और सीता जी की भी मूर्ति अलग से होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 4 और छोटे मंदिर प्रपोज किए हैं, जो अभी डिस्कस होना बाकी है कि वो कैसे होंगे, क्या होंगे। लेकिन शेषावतार मंदिर है, गणपति जी मंदिर है, हनुमान जी मंदिर है, लक्ष्मण जी मंदिर है, सीता जी मंदिर है, और एक यज्ञशाला का भी हम लोग प्रावधान वहां पे करने का सोच रहे हैं। तो ये काफी चीजें अभी जैसे हैं, उनको अभी पूरे साइट में हम लोग डेवलप करेंगे कि कैसे करना है। जैसे आज के इंट्रोडक्शन में आप एंटर होते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, रिसेप्शन सेंटर होता है, मंदिर के आसपास प्रदक्षिणा होती है। जैसे अगर लंबी क्यू हो जाए कुछ जगह पे, तो उस क्यू को कैसे मैनेज करना है वहां पे, और दर्शन ठीक से हो पाए, एग्जिट पॉइंट्स उसके कैसे हैं, वो सब चीजों को हम लोग ध्यान रखते हुए अभी डिजाइन ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है, और सिर्फ अभी न्यास के सामने उसको रखना है। क्योंकि वो आई थिंक 4th के आसपास कुछ मीटिंग फाइनलाइज थी, लेकिन ये अभी कोविड की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो अभी देखते हैं कब उसका डेट फाइनलाइज आता है, फिर उस टाइम पे मिलेंगे। और ये ऑलरेडी तो उस पत्थर को हम लोगों को बनाया जाए, उसी का काफी अच्छी डिजाइन से पहुंच भी चुके हैं। अभी प्रेजेंट होने के बाद देखते हैं क्या आगे रिजल्ट आता है उसका। और कुछ आपकी तरफ से हो तो बाकी धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद आशीष जी, क्वेश्चंस हम होगा तो भी ले लेंगे, लेकिन आपको बहुत धन्यवाद। आप शब्दों से हमें मंदिर का जो विराट स्वरूप होगा उसके दर्शन हो गए हैं कि मंदिर कैसा भव्य होगा, और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन कैसे हम लोग कर पाएंगे। उसके लिए शायद जितने लोग हैं सारे लोग आतुर हैं। और मैं अभी अनित्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ जी मैं आपके पास भी आऊंगा। अनित्य जी कृपया आप अपने विचार रखें। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आशीष जी ने अभी जो बताया है, इसको ब्रेकिंग आप कह सकते हैं कि न्यूज़ ब्रेक शब्दों से आशीष जी एक दर्शन तो अभी हो गया। अनित्य जी मैं एक चीज जोड़ूंगा, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि हम उनके ही मुख से सुन रहे हैं जो कि एक्चुअल में चीज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई बिल्कुल है जो स्वयं उस चीज के लिए है वही बता रहे हैं, ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल ये ऑथेंटिक तो अभी होना
मीटिंग में नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी भावना, हमारे विचार है जो हम लोग रखना चाहते हैं। नाथ के साथ मीटिंग के बाद ही जो भी स्वरूप आएगा तो लेकिन काफी चीजों में हम लोग की सहमति हो चुकी है। चुकी है, तो देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड होता है। लेकिन बहुत विश्व में एक अलग से ही होने वाला है कि जो लोग देखने आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आपके विचारों से सहमत हूं आशीष जी। अब मैं करूंगा सिद्धार्थ आचार्य से, जो कि लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे साथ वीडियो में शुरू करेंगे। तो उनसे अनुरोध करूंगा आप अपने विचार रखें सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं अध्यात्म रहस्यवाद और आस्था के बारे में इतनी बड़े कालखंड की जानकारी को आपने संक्षेप में रखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और करता हूँ, आप सभी को साधुवाद देता हूँ। क्योंकि मुझे दायित्व दिया गया है इस सेशन को कंक्लूड करने का, तो कुछ एक बहुत बार बार असल में ये एक सवाल उभर के आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, क्या कहीं ना कहीं इस जो डिस्प्यूट जिस तरीके से मतलब जो सामने वाली पार्टीज को डिस्प्यूट प्रोपोगेट करती है, तो क्या इस चीज़ का क्लोजर होगा? इसका जवाब मेरे पास है हाँ भी और ना भी। हाँ ना इस वजह से बिकॉज जब तक मेरे पास में 3 सवाल हैं, जब तक सुन्नी वक्फ बोर्ड, जब तक जो एक मीडिया का एक हमारा इंटेलिजेंसिया है, जो जिसमें काफ़ी सारे लेवल लोग हैं, जिसके बहुत से लोग का अपना एक अलग विचार है, और वो लोग जो डोमिनेट करते हैं हमारे लीगल डिस्कोर्स को, जुडिशियल डिस्कोर्स को, जब तक वो लोग गिव अप नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। क्योंकि ये लड़ाई एक तरीके से विचार की लड़ाई है, क्योंकि हमारी हिंदू सभ्यता में अब तक का सबसे बड़ा ऑनगोइंग डिस्प्यूट ही रहा है लीगल, एक तरीके से देखा जाए तो 500 साल इसका टाइम पीरियड रहा है, और बहुत उम्दा हार्डवर्क बहुत जबरदस्त जो हैं वो किए हैं हमारे लीगल टीम द्वारा, हमारे आर्किटेक्ट जो हैं, और भी बहुत से लोग उन्होंने अपना ग्राउंड पे मूवमेंट के, जब मूवमेंट अपने पीक पे था उस समय काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए। तो मेरा एक यही सवाल है कि जब तक ये लोग गिव अप नहीं करेंगे तब तक जो है इस चीज़ को हम लोगों को कंटिन्यूसली परपेचुअली इसको काउंटर करते रहना। जो लेफ्ट इंटेलिजेंसिया है वो चाहता है कहीं ना कहीं कि हम हिंदू जो हैं इस जजमेंट के बाद में कहीं ना कहीं अपोलोजेटिक हो जाएं, कहीं ना कहीं हम ब्रेक, कहीं ना कहीं एक तरीके का ब्रेक लग जाए कि भाई हाँ इसके आगे जो है एक तरीके का कसर भी खत्म होता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब जजमेंट आया उसके इमीडिएटली बाद में ये लोग सीधा रिव्यू के लिए वापस गए थे, जो रिव्यू ऑब्वियसली डिसमिस कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वहीं कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल भी आए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जो लीगल गाइडलाइंस हैं साफ कर दिया, जैसे कि देश में तो कई तरीके से भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई है। इस चीज को लगाना बहुत है और बहुत जरूरी है।
वो भी हम लोगों ने इंक्लूड किया कि काफी लोगों ने ध्यान दिया है, तो उनको तो एक मेमोरी जो पीछे रही और डेफिनेटली जैसे बनेगा क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो भी चीजें फाइंडिंग की है वो तो लोगों को जानकारी में आनी चाहिए, उसके लिए तो म्यूजियम डेफिनेटली बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और एक और शायद क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा रेटोरिक इसको मैं बोल सकता हूँ, ये रेटोरिक है लेकिन सभी के मन में है कि ये कितने साल में बन के तैयार हो। जो भव्य मंदिर है, अगर कंस्ट्रक्शन इसकी जल्दी से जल्दी भी शुरू हो जाती है, लेकिन कितने साल तक ये बन के दर्शन योग्य रहेगा कि लोग दर्शन आके दर्शन कर सके। काफी हम लोग अभी जो सब बातें कर रहे हैं वो 67 एकड़ की बातें कर रहे हैं कि जिसकी डेवलपमेंट में तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब चीजें तो ऐसी है नहीं कि 2 साल में खड़ी हो जाए। लेकिन हम लोगों का जो अभी तक प्लान है और वो जो है उसमें 2 से 2.5 साल के अंदर सिर्फ एटलीस्ट टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है वो करके उसको तो एक बार उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वो चालू कर देने की चीज है। बाकी ये सब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बनती जाएंगी, क्योंकि पूरा चीज एक साथ तो हम लोग बनाना चालू कर भी नहीं सकते हैं और इट इज नॉट पॉसिबल। तो टेम्पल का जो हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात सोच रहे हैं कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, तो वो करीबन हमारा ऐसा सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी अभी 2-3 महीने और चले गए। फिर अभी तक जब तक फाइनल होगा तब तक अगर मानसून आ जाएगा तो मानसून में हम लोग फाउंडेशन का काम नहीं कर सकते हैं। तो काफी चीजें काफी देखते हैं क्या आता है, लेकिन हमारा जो एक टारगेट है जो अभी तक बात हुई है उसके हिसाब से 2.5 साल के अंदर इस टेम्पल को एटलीस्ट खत्म करके उसकी प्रतिष्ठा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
रिकवरी वाली इसका जो नहीं है, ये जो है ये एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी की इन्वेस्टिगेशन, तो दैट वाज आवर आर्गुमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो मेरिट के बेस पे उन लोगों का उनके पास कोई काउंटर नहीं था। वो टेक्निकलिटीज में वो फंसाना चाहते थे, वो सेक्शन 45 के अंदर में और या समरी में सिग्नेचर नहीं है इसके ऊपर। धन्यवाद शुभेंदु जी आपका। और जैसा कि ऑलरेडी सिद्धार्थ जी ने वोट ऑफ थैंक्स दे दिया है, लेकिन अब मैं आज का ये मौका मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे साथ विद्वज्जन अभी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनी और डॉक्टर भुवन, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। एक राम भक्त की तरफ से कह लीजिए, एक नॉर्मल जनता की तरफ से कह लीजिए, क्योंकि जो मेरी भावनाएं हैं उस भावनाओं को अनिल जी काफी अच्छे समझ पा रहे होंगे अभी। शुभेंदु जी के बहुत हार्दिक धन्यवाद कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इतने डिटेल में, और लॉ का स्टूडेंट हो कोई या ना हो उसको समझ में आ जाए उस तरीके से आपने समझाया। सिद्धार्थ जी का धन्यवाद है, वकील होने के बावजूद उन्होंने को यहाँ पर हाईलाइट किया। धन्यवाद पूरे प्रोग्राम को करने के लिए। धन्यवाद टेक्निकल और यूट्यूब के जो श्रोता जुड़े इतना समय उनको बहुत आप सभी को में आप सभी का योगदान रहा है, योगदान रहा है, और हम आपके साथ बैठ पाए और आपकी बातों सुन पाए, तो